आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके सम्मान में पूरे देश को तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ी और पूरे देश में तिरंगा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा, जो भारत की ओर उंगली उठाएगा उसके जनाजे में शामिल होने के लिए कोई नहीं बचेगा। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी ने दुश्मन देश को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य सीज़फायर के बाद पाकिस्तान भारत के सामने पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। भारत से पानी देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन विपक्ष सीज़फायर पर सियासत करने में जुटा है। पाकिस्तान से सीज़फायर के बाद में कांग्रेस को इंदिरा गांधी की याद आने लगी है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से अमेरिका का दबाव बता रही है। सीपीआई ने तो पाकिस्तान के पानी रोकने का विरोध तक कर दिया है। आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जहां भारत में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं विपक्ष सीज फायर को लेकर राजनीति करने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन अमेरिका के दबाव में सीज फायर होने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। तो एक तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपने आतंकवाद की कमर तोड़ दी तो फिर ये घटना क्यों हुई? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नंबर एक। नंबर दो, ये सीज फायर हुआ, कल 22 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण था, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद कांग्रेस को इंदिरा गांधी की याद आने लगी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज इंदिरा गांधी होती तो इतिहास और भूगोल बदल गया होता। अमेरिका कह रहा है कि मैंने दोनों देशों से कहा हम तुमसे व्यापार करेंगे, लड़ाई छोड़ो। बहुत सम्मान के विरुद्ध हमारी आत्मा करा उठी और ये भारत की सेना की वीरता का सही मूल्यांकन भी नहीं।
तो आज बस इंदिरा जी को याद करते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं, काश आज इंदिरा जी होती तो दुनिया का इतिहास नहीं भूगोल बदल गया होता। प्रमोद तिवारी के सीज फायर के बयान पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती, कांग्रेस ऐसे मौके पर राजनीति करने से बाज आए। ये चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है कि देश की रक्षा सुरक्षा और देश के अधिकार के लिए, देश के बचाव के लिए क्या निर्णय लेना है। और जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय है वो बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इस पे कांग्रेसियों को तो किसी भी उसमें एक आरोप लगाना है, राजनीति करनी है। कांग्रेसियों की कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भाजपा पे आरोप लगाना। विपक्ष के नेता जहां सीज फायर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में हैं, तो वहीं सीपीआई देश के खिलाफ भी खड़ी नजर आ रही है। कोलकाता में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पानी रोके जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। ভারতবর্ষের জনগণের যে দাবি সেইগুলোকে না মিলিয়ে পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विदेश सचिव और आर्मी की महिला अफसरों को ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद से सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद और शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बड़ी गलती कर दी है। उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान किया है। व्यापारी संगठन ने ट्रेड करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं लोग टर्की और अजरबैजान का जो टूर है वो कैंसिल कर रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कैसे भारत के बहिष्कार से पस्त होगा पाकिस्तान का दोस्त, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने आतंकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद अब भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भूकंप के समय भारत ने ही तुर्की को सबसे पहले मदद भेजी थी, लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारत में टर्की का विरोध जोर पकड़ रहा है। टर्की के सामान का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो साथ दिया। तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है। और तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक होता है। व्यापारी संगठन कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। साथ ही तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट के विरोध की बात कही है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। हमने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। जिस तरह तुर्की ने बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में लोग बहुत नाराज हैं। कई ट्रेवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के ट्रेवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। निवेश की बात करें तो तुर्की का भारत में कुल निवेश लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से जाते हैं, जो वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
ऐसे में अगर भारत पूरी तरह से इसका बहिष्कार करता है तो पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में देश के छठे सेमीकंडक्टर यूनिट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसमें 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर हवाई अड्डे के पास भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। जेवर में बनने वाले सेमीकंडक्टर इकाई HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। यहां 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनाई जा सकेंगी। ये यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क होगा। इस इकाई में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले वाले अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा। एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीजें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर। सीएम योगी ने केंद्र के इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। यूपी उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। जेवर में 3,706 करोड़ रुपए की लागत से ये यूनिट बनेगी, जिससे 2,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और नकली दवा बनाने वालों पर अब बड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की बैठक की है। सीएम योगी ने मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहों पर लगाए जाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि मिलावटखोरी सिर्फ अपराध नहीं, सामाजिक कलंक भी है। देखिए। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों से जुड़ा गंभीर विषय है, इससे समझौता अक्षम्य होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मिलावटखोरों पर सख्त और निर्णायक एक्शन लिया जाए। मिलावटखोरों की पहचान उजागर हो, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए। दुग्ध उत्पादों की विशेष रूप से जांच हो, जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बने। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो मिलावटखोरी करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या नकली दवाएं बनाते हों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उनकी फोटो को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने FSD विभाग की जो बैठक की है उसमें कहा है कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए टीमें गठित कर छापे मारे जाएं और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए जिससे मिलावटखोरी को रोका जा सके। नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस के साथ विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाया जाए ताकि बेहतर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आम लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है, जिस पर लोग मिलावटखोरों की जानकारी दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए यूपी के चिड़ियाघरों में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। लखनऊ, गोरखपुर, इटावा और साथ ही सफारी पार्क और कानपुर के जू एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोरखपुर जू में पिछले दिनों बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत हुई थी, जिसके बाद गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और इटावा लायन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। गोरखपुर जू में काम करने वाले 105 कर्मचारियों की मेडिकल जांच कराई गई है और अब इनकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। सभी प्राणी उद्यान और नाइट सफारी उनको बंद कर दिया जाता है 20 तारीख तक। इस दौरान जितने भी प्राणी उद्यान हैं, सफारी हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होगा और दर्शकों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बर्ड फ्लू की जो पुष्टि हुई है वो गोरखपुर प्राणी उद्यान के बाघ इन शक्ति में हुई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मैलानी रेंज में बाघिन घायल अवस्था में मिली थी। इलाज के कुछ दिन बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। विसरा जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा गया। जांच में मौत की वजह बर्ड फ्लू बताई गई। चिड़ियाघर के सामने खड़ा हूं, जहां पर इसे बंद किया गया है और नोटिस भी चस्पा की गई है, जिसपे इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जू आज यानी कि 14 मई से अगले 20 मई तक एक सप्ताह के लिए बंद किया गया है। फिलहाल लखनऊ, कानपुर और जो इटावा लायन सफारी है उसको एक सप्ताह के लिए बंद किया गया है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर किसी भी जानवर में या पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कल गोरखपुर जू में बाघिन की मौत तो बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई थी, उसके बाद एक अहम बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की थी और उसमें ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के जो सभी प्राणी उद्यान हैं उसमें उच्च स्तर की सतर्कता बरती जाए। गोरखपुर के जू से इलाज के लिए कानपुर चिड़ियाघर लाए गए पटौदी नाम के शेर में बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई है। इसकी वजह से कानपुर चिड़ियाघर को भी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। शेर के नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। जब तक शेर की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चिड़ियाघर बंद रह सकता है। जू को बंद किया जा रहा है। जू में जो भी एहतियात बरते जाने हैं, चाहे वो दर्शकों के लिए हो, चाहे वन्य जीवों के दृष्टि से हो, चाहे बीमार शेर के उपचार करने के लिए, उन सभी को फॉलो किया जा रहा है। इटावा सफारी पार्क में भी सख्त गाइडलाइन है। एक हफ्ते तक सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। किसी भी कीपर को अगर इस सर्दी, जुकाम और इस तरह के लक्षण या दिखते हैं तो उसको बाड़ों से जाने से काम में नहीं जाने देना है। दूसरा, हम उसका टेस्ट करा के देखेंगे कि क्या है, और ये कि बाड़ों में नहीं जाएंगे। संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद चिड़ियाघरों में बेहद सावधानी बरती जा रही है। नोएडा में हाई राइज सोसाइटी और साथ ही फ्लैट्स के मालिकों को सावधान करने वाली ये खबर है। अगर बालकनी में गमले सजाए तो इस पर कार्रवाई हो सकती है और हादसों से बचने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। दरअसल क्या है कि पिछले दिनों पुणे में एक बच्चे के सिर पर गमला गिर गया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। नियमों की अनदेखी करने पर सोसाइटी के पदाधिकारियों पर एफआईआर होगी। कुछ दिनों पहले ये खौफनाक घटना सामने आई थी। पुणे में एक हाई राइज सोसाइटी के कंपाउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी बिल्डिंग के एक फ्लोर की बालकनी से गमला गिरा और एक बच्चे के सिर पर जा लगा। इसके बाद बच्चा वहीं पर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इस घटना ने बता दिया कि बालकनी में गमले रखना कितना जानलेवा हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं मन में खौफ पैदा करती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है, ताकि इस तरह के हादसे आगे देखने को ना मिले। नोएडा में सोसाइटी और फ्लैट्स की बालकनी पर गमले रखने पर अब कार्रवाई होगी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत दीवारों या स्टैंड पर रखे गमले तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर सोसाइटी के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगी। कुछ दिनों पूर्व पुणे में एक घटना हुई थी जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने
आदेश लागू किया है कि बालकनी में और पैरापेट लेन पर अगर कोई भी फ्लावर पॉट रखा जाता और कोई घटना होती है तो ऐसे में जिम्मेदार वहां की एओए यानी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होगा, साथ ही फ्लैट मालिक होगा। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, इस तरीके की हाई राइज सोसाइटी है। चूंकि दिल्ली एनसीआर में नोएडा में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटीज हैं और आंकड़ा करीब 100 के आसपास है। सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और ओपन एरिया में चूंकि बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग वॉक पर निकलते हैं। ऐसे में कोई घटना दुर्घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। चूंकि मानसून है और इस वक्त तेज हवाएं भी चलती हैं, लिहाजा तेज हवाओं के चलते फ्लावर पॉट ना गिरे, कोई घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू किया गया है। वहीं जहां ऐसी सोसाइटी नहीं है, बिल्डर फ्लैट्स बने हैं, वहां भी बिल्डर या फ्लैट के मालिक पर एक्शन होगा। अगर कोई भी व्यक्ति फ्लावर पॉट रखता है बालकनी के एरिया में, ओपन एरिया में या बालकनी की स्लैब पर या लोहे के एंगल लगाकर, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम में से मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहेगा कि इस टाइप से कुछ दोबारा हो, तो इसलिए जो अथॉरिटी का गाइडलाइंस है, जो अथॉरिटी के सर्कुलर जारी किए हैं, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। हरियाली बनाए रखने और सजावट के लिए लोग घरों में गमले लगाते हैं, लेकिन पुणे की घटना खौफ पैदा करती है। नोएडा अथॉरिटी ने हादसों से बचने के लिए आदेश जारी कर दिया है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।